हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है तैयारी। तुम लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। और अभी मैं थोड़ी सी छोटी सी हेल्प करने आया हूँ तुम्हारी, ताकि तुम अगर बैठे हो खाना खा रहे हो या उस टाइम पे तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा या कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, तो इस वीडियो को देख लो। 5-5 मिनट में मैं हो सकता है एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फीचर्स, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैनेजमेंट का फीचर होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। और जो मल्टी डायमेंशनल है उसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देन हम इंपोर्टेंस देखते हैं। इंपोर्टेंस में क्या क्या होता है। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये हो गया हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीन होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। देन हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो मैनेजमेंट आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन होता है। पूरी तरह से आर्ट होता है बट पूरी तरह से साइंस एंड प्रोफेशन नहीं होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल आता है, फिर आता है ग्रोथ एंड देन प्रॉफिट। फिर क्या आ रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का फीचर क्या क्या होता है। तो इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड देन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऑल परवेसिव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड डेलिबरेट फंक्शन होता है। इंपोर्टेंस क्या क्या होता है। तो ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन होता है जो कि मैनेजर को दिया जाता है ताकि वो अपना डिसीजन सही ढंग से ले सके। और टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो होते हैं। पहला वाला है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्यूल ने जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया था और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया था। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरी है। दे हेल्प इन प्रोवाइड मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स। तो एक बेसिक इंसाइट दे देता है किस तरह से काम करना चाहिए। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हमारे पास वो प्रिंसिपल्स है तो हम ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और अपने रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है हमें। हेल्प टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट में हम जो हमारा जरूरी चीज़ें होती है डायनामिक करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें हेल्प करता है। हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन। तो मैनेजमेंट का क्या ट्रेनिंग मिलना चाहिए, क्या एजुकेशन मिलना चाहिए और क्या रिसर्च होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें हमारा ये प्रिंसिपल्स हेल्प करता है। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, हर जगह एप्लीकेबल है। जनरल गाइडलाइन, ये प्रॉपर जनरल गाइडलाइन होता है जो कोई भी यूज कर सकता है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो प्रिंसिपल्स आता है वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आता है, वैसे नहीं होता है। फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। देन मेनली बिहेवियरल। तो ये बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजर का क्या बिहेवियर है। जिस तरह का मैनेजर रहेगा उसी तरह का उनका डिसीजन मेकिंग होगा। देन है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जिस तरह का काम करोगे उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये हमें हेल्प करता है किसमें। तो डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। बिहेवियरल होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है और कंटिजेंट होता है। कंटिजेंट का मतलब समय के ऊपर आधारित, कि जिस तरह का हमारे पास सिचुएशन है उसी हिसाब से हम डिसीजन लेने वाले हैं। उसके बाद क्या है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आता है। पहला होता है डिवीजन वर्क, काम को सही ढंग से बांट देना, डिवीजन ऑफ वर्क। डिसिप्लिन, सेकंड नंबर होता है हमारा डिसिप्लिन। थर्ड नंबर होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे ऑथोरिटी होता है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है हमारे पास। थर्ड नंबर है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ फोर्थ नंबर है यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ नंबर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स नंबर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और सेवेंथ नंबर है हमारा रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। एट्थ नंबर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाइन्थ नंबर है स्केलर चेन। टेंथ नंबर है ऑर्डर। और 11 में यूटिलिटी इक्विटी एंड ट्वेल्थ में है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। 13th में है इनिशिएटिव एंड लास्ट है हमारा 14th नंबर, वो है हमारा स्प्रिट द कॉर्प्स यानी कि टीम वर्क। तो इसमें सबका नाम याद रहेगा। डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रेम्यूनरेशन देना जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जहाँ पे पावर सेंट्रलाइज्ड होता है, एक ही आदमी के पास सारा पावर होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोगों के बीच में। देन है एक स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि एक
जो ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़े हुए थे कि जो उनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, यानी कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, ये पता होना चाहिए। देन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या हो गया कि कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, किसके पास क्या है एफिशिएंसी। देन है इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह का काम करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, उस हिसाब से तुम्हें रेम्युनरेशन मिलेगा, उस हिसाब से तुम्हें वैल्यू दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, तो जो पर्सोनल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर्स होते हैं, वो इधर उधर नहीं होने चाहिए, सारे सारे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहने चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या हो गया कि नए नए काम को सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू हम करते रहें, इनोवेशन करते रहे, स्प्रेड देखो, अब सारे लोग मिलकर काम करेंगे तभी मैनेजमेंट का भलाई हो पाएगा, तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा। देन है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, टाइम स्टडी आता है, फैटिग स्टडी आता है, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी। देन स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इसमें कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में कौन कौन से लोग होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्लर्क होता है, रूट क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, डिसिप्लिनेरियन होता है, स्पीड बॉस होता है, गैंग बॉस होता है, रिपेयर बॉस होता है एंड इंस्पेक्टर होता है। ये 8 लोग होते हैं हमारे किसमें, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का हमारा जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि ये साइंस है बट कोई रूल ऑफ थंब नहीं है जो एक बार बोल दिया तो वही होगा, ये फ्लेक्सिबल होता है। देन हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, तो यहाँ पे मैत्री भावना होना चाहिए, कोई झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर सकें। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो यहाँ पे हम सिर्फ खुद के बारे में नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे सबके लिए सोचेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसको हम याद किए हुए थे कैसे, सबका साथ सबका विकास, यानी कि जो भी लोग हैं सबका यहाँ पे विकास होना चाहिए, साथ में ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी के साथ। तो ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर में। मुझे लग रहा है 20 मिनट में हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो तो अब देखते हैं हमारा थर्ड चैप्टर जिसमें है बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास की चीज एनवायरनमेंट कहलाती है। और जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, तो बिजनेस जिस जगह पे, जिस सोसाइटी में रह के अपना काम करती है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो देख लो। तो इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि सबसे पहले पता करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, और फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी ने लिया था। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, तो अगर हमें पहले पता चल जाता है ये क्या चीज, क्या हमारा थ्रेट है, क्या वो अर्ली वार्निंग मिल जाता है हमें कि हाँ इस प्रोडक्ट में डील नहीं करना है, आगे बढ़ना है, तो ये हो गया हमारा। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, तो बस में जब सबसे पहले बैठते हो तो क्या करते हो, यूजफुल रिसोर्स, यानी कि सबसे बेस्ट सीट होता है उसको अपना रुमाल रख देते हो, यही होता है ना टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देन इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, रैपिड चेंजेस यानी कि बहुत तेज रफ्तार से चेंजिंग हो रहा है, उसमें हम अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो अगर हमें कोई प्लान करना है, कुछ पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, एनवायरमेंटल एनालिसिस की जरूरत होती है। देन इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इन द एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज का परफॉर्मेंस बढ़ाने में भी हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस की हेल्प होती है। दूसरा है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या क्या फीचर है, तो सबसे पहले इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो जो भी फोर्सेज होता है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, वो सारे मिला के हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ स्पेसिफिक फोर्सेस, तो इसमें स्पेसिफिक फोर्स भी हो सकता है और जनरल फोर्सेस भी हो सकता है। और क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, तो ये सारे एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। इट इज अ डायनामिक इन नेचर, तो ये डायनामिक इन नेचर होता है, यानी कि चेंज होते रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कभी एक जैसा नहीं होता। ये अनसर्टेन होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि कल क्या होगा हमें नहीं पता है, और किस तरह से वो हमें करना है, एनालाइज करना है, वो भी हमें नहीं पता होता है। एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ये एक दूसरे से रिलेटिव होता है। देन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस क्या क्या है, तो इसके अंदर हमारे 5 चीजें आती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, तो ये 5 डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया।
इसके बाद इस चैप्टर में आएगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारा कब आया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991 में। 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एलपीजी को लाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में लाइसेंसों को हटा दिया गया था और चीजों को लिबरलाइज कर दिया गया था, उदारीकरण। फिर प्राइवेटाइजेशन, चीजों को प्राइवेट कर लिया गया था और बहुत सारे चीजों से डिसइन्वेस्टमेंट किया था गवर्नमेंट ने, जो सरकारी चीजें थी उसको प्राइवेट किया था। एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि ग्लोबल बेसिस पे, ग्लोबल लेवल पे हमारे बिजनेस को, हमारे देश के बिजनेस को लेके आया था, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर से सारे गाइडलाइंस हटा लिए थे। तो इस तरह से तुम्हारा जो थर्ड चैप्टर था वो भी खत्म हो गया। इसके अंदर डिमोनेटाइजेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि तुम्हें पहले से पता है।